क्या आपको ये इन्वर्टर लेना चाहिए? इसकी क्या खूबियां हैं, इसके क्या नुकसानात हैं? इस पर आपको अपने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं? तो ये सब सवाल हैं। इन सब सवालात के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। देखें, आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको खोल के देखेंगे कि इसका बोर्ड क्या है, कैसा है, कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। फिर इसके आपको फवायद बताऊंगा कि इसे लगाने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं जो कि आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे। साथ ही इसका प्राइस कंपैरिजन करेंगे और इसकी डाटा शीट को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, सनलाइट सोलर एनर्जी से। तो आज हमारे पास गैलेक्सी एनवी पीवी 9000 इन्वर्टर है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छाया हुआ है। इसके अलावा आजकल किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़े टाइम पहले ये जगह फ्रोनस ने ली हुई थी, आज गैलेक्सी ने ये जगह ली हुई है। तो चलें जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम अपनी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ब्लेड फिर से नहीं मिल रहा होता, क्योंकि डेली बेसिस पे अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते। ऑब्वियसली क्लाइंट्स आते हैं और उनको दिखाना पड़ता है। लड़के डेली को 2 से 4 ब्लेड घुमा देते हैं, और रात को जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो मुझे ब्लेड नहीं मिलता, इसलिए इसको इग्नोर करना है आपको। चलें जी, बिस्मिल्लाह। इन्वर्टर हमने ओपन कर लिया है। और सबसे पहले इसकी जो पैकिंग है ना, मुझे वो टू बी फ्रैंक फ्रोनेस से अच्छी लगी। वरन ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर हम दोनों इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग दोबारा करेंगे, उसके कंटेंट्स देखेंगे कि जिस तरह ये वाला मुझे रैपर है ना, जो सा टू बी फ्रैंक, ये उससे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर यूजर मैनुअल मिल जाता है, जो कि अच्छे कलर में है, मतलब कि प्रिंट इसका कलर है रौनक का। फिर मैं वही ना, अच्छा, ये यूजर मैनुअल है हमारे पास, इसमें सारा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको साइड पे रखते हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास इसका आ जाता है वारंटी कार्ड, ठीक है, जिसमें आपको 1 ईयर की सर्विस वारंटी और रिपेयर वारंटी मिलती है। ये इसकी सारी शराइत जवाबित है। ये आप इसको इजीली पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब हम आगे देखते हैं कि मजीद हमें बॉक्स में मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलेगा, सिर्फ एक इन्वर्टर ही है। और इसको अब हम ओपन करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन ये इन्वर्टर उससे भारी है। ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, वो इसके बाद आएगी। जरा हम डिटेल देखते हैं कि यहाँ पर इसके 4 बटन हैं, ठीक है। ये एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है। और ये जो एनवी लिखा हुआ है ना, ये इनग्रेव्ड है, मीन्स के यहाँ पर कट आउट है। अगर तो ये चाहते तो यहाँ पर एलईडी एलसीडी एलईडी भी लगा सकते थे कि ये ग्लो करता। बट पता नहीं अब करता है कि नहीं करता, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बट ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये लगा हुआ भी प्यारा लगेगा। देखने से कोई ये छोटा सा या चीप इन्वर्टर नहीं लगता। देखने में ये प्रीमियम इन्वर्टर लगता है। इसकी पेंट क्वालिटी और ये इसकी जो शीट मेटल लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बटन इसके क्लिक वाले हैं, कैपेसिटिव टच बटन नहीं है, क्लिक वाले बटन है। ये जी इन्वर्टर की राइट साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सिक्योरिटी सील लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर इसकी डाटा शीट आ जाती है। अभी साथ के साथ ही अगर हम डाटा शीट को थोड़ा सा रिव्यू कर लें, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इसका जो कलर है वो वाइट लिखा हुआ है ना। तो ये मुझे किसी भी एंगल से वाइट तो नहीं लग रहा। खैर, माइट बी अ मिस्टेक। तो आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर इसका सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पीवी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो पीवी की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस आ जाते हैं। फिर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है कि एक स्ट्रिंग के ऊपर हम इसको मैक्सिमम 500 वोल्ट तक के पैनल्स दे सकते हैं। मींस के 10 पैनल्स एक स्ट्रिंग पे हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज है इसकी 60 वोल्ट से 500 वोल्ट तक। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 पैनल, सही है, और ज्यादा से ज्यादा 10 पैनल एक स्ट्रिंग पर हम इसकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एमपीपीटी का जो अम्पेयर है वो आ रहा है कि 18 अम्पेयर का। इसमें 2 एमपीपीटीज है, एक एमपीपीटी 18 और दूसरा एमपीपीटी 18। इसी तरह से यहाँ पर रेटेड पावर आ रही है कि 4500 वॉट के पैनल्स हम इसके साथ एक स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं।
और 4500 वॉट के ही पैनल हम दूसरी स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, मींस के 9000 वॉट के पैनल हम इसके साथ लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके पास आ रहा है फुल लोड एमपीपीटी रेंज, कि इतनी होनी चाहिए इसकी एमपीपीटी रेंज 250 से 450 वोल्ट के अंदर आपने इसके एमपीपीटी रेंज को, मींस के पैनल्स को आपने स्ट्रिंग ऐसी बनानी कि उसके वोल्ट 250 से 450 हो, तभी ये फुल रेंज पे चल सकता है। फिर बाकी ग्रिड की इंफॉर्मेशन है कि 70 से 280 वोल्ट तक ये लेके जा सकता है, फलां फलां 26.5 एम्पेयर तक का नॉमिनल आउटपुट करंट देगा। एसी इनपुट आ गई, ये इसका क्यूआर कोड है। तो ये सारी इसकी डाटा शीट है। एक और यहाँ पर चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर रेंज नजर आ रही है, ठीक है। मींस के -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इन्वर्टर ऑपरेट कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है जो कि दोनों साइडों पे है। और फिर यहाँ पर एहतियात का कुछ लिखा हुआ है कि जी डस्ट फिल्टर है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि एहतियात करनी है आपने इसको खोलते बंद करते हुए। फिर यहाँ पर एक और स्टिकर आ रहा है, ये भी कॉशन का स्टिकर है, मीन्स कि इसको आपने जरा एहतियात से इस्तेमाल करना है, साफ सुफ करना है, वही सारी आपको तदाबीर देनी है। यहाँ पर हमारे पास वाईफाई की डोंगल लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हम इसकी बॉटम साइड पे देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन से वार्निंग मिल जाती है, PV1 PV2 मीन्स के यहाँ पर दो एमपीपीटी ट्रैकर्स हैं, एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगेगी, एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगेगी। इसी के साथ यहाँ पर फैन आ जाता है। फिर यहाँ पर एसी इनपुट का आपको पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पर एसी आउटपुट की। अगर आपने इन्वर्टर को अर्थ करना है, जो कि आपको लाजमी से करना चाहिए, तो अर्थ का पोर्ट यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको ये सीटी का पोर्ट भी मिलता है, क्योंकि अगर आपने इसके साथ नेट मीटरिंग करनी है ना, तो ये आपको हेल्प आउट करेगी करंट की डायरेक्शन को सीधा करने के लिए। तो ये करंट ट्रांसफार्मर या सीटी उसका पोर्ट यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ पर हमें ऑन ऑफ स्विच मिलता है, जिसके ऊपर ये रबर की एक फिलिंग सी है। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत थी, क्योंकि ये जो पेंट होता है ना, ये भी पाउडर कोटेड होता है, मतलब कि करंट रेजिस्टेंट नहीं होता, ये पेच होते हैं। अगर आपके इन्वर्टर में करंट आ रहा है ना, अर्थ आ रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे आपका टेस्टर कभी भी यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हमेशा यहाँ पर ग्लो करेगा, यहाँ पर ग्लो करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर, मतलब कि नट्स के ऊपर ग्लो करेगा। कभी भी इस जगह पे या इस जगह पे ग्लो नहीं करेगा। तो खैर एडेड सेफ्टी है, अच्छा लगा देख के। बट मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी, अगर लगा ना भी लगाते तो इतना कोई इशू नहीं था, लेकिन लगाया तो खैर अच्छी बात है, अच्छा लगता है। अब हमने इसको ओपन कर लिया है, इसकी जो ये शीट होती है ये हमने निकाल ली है, ठीक है। और ये भी अच्छी क्वालिटी की वैसे लग रही है मुझे। खैर आगे चलते हैं, कंपैरिजन वीडियो नहीं है वो, इसके बाद आएगी। अच्छा खैर देखते हैं जी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पीवी के यहाँ पर इनपुट्स आ गई हैं, और यहाँ पर आपकी वापडा इनपुट और वापडा आउटपुट आ जाती है। ये इसके अंदर अगर आप देख सकें तो आपको दो अदद फ्यूज मिल जाते हैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फ्यूजेज हैं, ठीक है, दो फ्रोनस के अंदर एक था। अच्छा, और यहाँ पर ये कार्ड की मुझे प्लेसमेंट बड़ी खराब लग रही है यार, ये आप खुद देख सकते हैं। मैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी समझ रहा था, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये वैसे यहाँ से। बाकी का इन्वर्टर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था इसके कंपेटिटर से, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कार्ड किस तरह से फंसाया हुआ है। और इसकी जो ये ट्रे है ना, ये ट्रे भी बड़ी मुश्किल से निकली है, क्योंकि जब ये ट्रे लग रही है ना इसकी यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका ये कार्ड बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी ट्रे सही तरह से फिट हो नहीं पा रही है। ये मुझे थोड़ी सी चीज अजीब लगी है कि ये देखे ना, ये यहाँ पर फंस रहा है, तो ये चीज थोड़ी सी अजीब है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये होगा। खैर ये अभी परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी कैसी आती है। अभी तो फिलहाल ये एक छोटा सा मुझे इशू इसके अंदर लग रहा है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाहर से तो अच्छी मुझे लगी है, ये चीजें भी इसमें एक्स्ट्रा हैं, ये प्लेट्स भी ज्यादा, मतलब कि ये जो गेज है इसकी, ये चादर ये जिसे कहते हैं, ये भी थोड़ी सी अच्छी लगाई हुई है। लेकिन ये चीज मुझे बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है कि ये क्या, किस तरह से इन्होंने पुठा सीधा सा लगा दिया है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल सिस्टम की तरह किया हुआ है कि ये ऊपर से ग्लू निकल रही है, ये तार भी सही तरह से, हालांकि इस तार को दूसरी साइड पे होना चाहिए था। पता नहीं, शायद इसी इन्वर्टर में इसी पीस में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या जहाँ भी है। तो खैर ये जो है तो है जी। ये इसके इंटीरियर व्यू आपने देख लिया है, ये सारे पोर्ट्स वगैरह आपने इसके देख लिए हैं, यहाँ से अंदर से इस तरह से नजर आता है। अब हम इसको जरा ओपन करके देख लेते हैं कि इसका बोर्ड का क्या व्यू है, किस तरह का, क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, इस चीज पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो इसमें एक चीज इसके कंपेटिटर से ज्यादा है, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक इसकी रिव्यू की वीडियो है।
तो वो हम अगली वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कैपेसिटर इसमें ऊपर की साइड पे लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर इसके नीचे वाली साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 अदर जो कॉइल्स हैं वो लगी हुई है, एक इन्वर्टर साइड पे है और एक एमपीपीटी साइड पे है। यहाँ पर इसके फ्यूजेस नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि इसमें डबल फ्यूज आता है। अब ये सारा इसका इन्वर्टर का रिव्यू, इसका बोर्ड का रिव्यू था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर के बेनिफिट्स के बारे में, कि अगर तो आप ये वाला इन्वर्टर लगवाते हैं, इस पे आप अपने पैसे खर्चते हैं, तो आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, इसमें हम इसको प्राइस को भी कवर करेंगे कि जिस प्राइस रेंज में ये इन्वर्टर आपको मिल रहा है, इस प्राइस रेंज में तो आपको कोई अच्छा देसी इन्वर्टर भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर कोई आप अच्छा देसी इन्वर्टर लगवाएं, बनवाएं, जिसमें मॉड्यूल्स लगे हुए हों, आईजीबीटीज अच्छी लगी हुई हो, कैपेसिटर्स बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हो, और अच्छी उसका बोर्ड अच्छा हो, कार्ड अच्छा लगा हो, तो वो भी आपको अराउंड कोई 40-45,000 के अराउंड मिलता है। मैं 7 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 27-25 हजार से शुरू हो जाता है, बट मैं बात कर रहा हूँ अच्छे की, कि अच्छा देसी इन्वर्टर भी है आपको 40 हजार से ऊपर ही मिलता है। लेकिन ये इन्वर्टर आपको एग्जैक्ट 40 हजार रुपए का मिल जाता है मार्केट से। अब 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस हो सकता है कि आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि किसी सिटी में कम है, किसी सिटी में थोड़ा सा रेट ज्यादा हो सकता है। तो 40 हजार के अराउंड इसकी प्राइस है। हो सकता है 2-3 हजार आपके एरिया में ज्यादा हो या कम हो, इस चीज पे हम बाद में बहस करेंगे। अच्छा, दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इस इन्वर्टर में आपको ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपके घर में नेट मीटरिंग हुई हुई है, तो आप इसको एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक कैच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 20 एम्पेयर की ग्रिड फीडिंग करेगा, मींस के अराउंड 4000 वाट, 4100, 4200 या फिर 3900 या 4000 वाट की ग्रिड फीडिंग ही ये कर सकता है। उसके लिए भी आपको पैनल 16 लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक इसमें काम ऐसे आप कर सकते हैं कि आप तीनों फेजेस पे अलग अलग इन्वर्टर लगा के तो इसको 12 किलोवाट तक की ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। ये बड़ा ही सस्ता और अच्छा हल है। लेकिन अभी इसका ये नहीं पता कि कितने टाइम तक ये चलाएगा, क्योंकि फील्ड टेस्टिंग इसकी इतनी भी खास कोई हुई नहीं है। तो इसीलिए ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट ही है। और इसे बाकी फील्ड टेस्टिंग की इसके बाद हमारी कोई 4 से 5 वीडियोस रेडी हो रही हैं, वो आपको मिलेंगी विद इन अ डेज। तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि ये जस्ट एक रिव्यू की वीडियो थी। इसके बाद हमारी एक पूरी सीरीज आ रही है जो कि इसी इन्वर्टर के ऊपर है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें आपको वाईफाई ऑप्शनल मिलता है, मींस के वाईफाई का भी ऑप्शन मिलता है। आप इसके साथ वाईफाई डिवाइस लगा के इसके इसको मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। इसकी एक ऐप आती है स्मार्ट एसएस के नाम से, ई स्मार्ट ईएसएस के नाम से। उसके साथ अगर आप वाईफाई डोंगल इसके साथ अटैच कर लेते हैं, ऑब्वियसली वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, बट अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि इसकी सोलर जनरेशन क्या है, कितने यूनिट्स के यूनिट्स नहीं बताता बेसिकली। बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ जनरेशन बताती है कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने हजार वॉट आपके सोलर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कितने हजार वॉट या कितने वॉट आपके घर में कंज्यूम हो रहे हैं। फोर्थ बेनिफिट इसका आपको ये मिल जाता है कि इस इन्वर्टर के साथ आपको कंपनी की 1 साल की वारंटी मिल जाती है। अब वारंटी कार्ड ये मेरे हाथ में है, इसके ऊपर आपको ये एक स्टिकर मिल जाता है, इसकी पिक्चर में लगा दूंगा, आप गौर से देखिएगा। तो ये जो स्टिकर है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 8वां महीना और 2025 से इसकी वारंटी स्टार्ट है, मीन्स कि बिल्कुल फ्रेश ही। ये भी 8वां महीना ही चल रहा है, आई थिंक बिल्कुल 8वां महीना ही है। तो इसी मंथ से इसकी वारंटी स्टार्ट है, 2026 अगस्त तक इसकी वारंटी है। तो इसकी वारंटी के कुछ शराइत ज़वाबित हैं, उन पे हम जरा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वारंटी सिर्फ मरम्मत की बुनियाद पर फराम की जाएगी। ऑब्वियसली इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है, तो रिपेयर वारंटी है। अब इसके दूसरा पॉइंट है कि पानी दाखिल होने की सूरत में वारंटी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली कि अगर पानी डलेगा तो उस चीज की उस सूरत में कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। फिर तीसरा, अब एक और चीज आपको बता दूं कि पानी कंपनी को कैसे पता चलेगा जी कि पानी डला है। तो इसके अंदर ना एक छोटे छोटे से मतलब कि पॉइंट्स पॉइंट्स कह लें या मार्क्स कह लें, बोर्ड के अंदर व्हाइट कलर के छोटे छोटे मार्क्स हैं। अगर वहां पर पानी टच होता है तो वो व्हाइट से पिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी को पता चल जाता है कि ये इसमें वाटर डैमेज है कि नहीं है। अच्छा, थर्ड इसका पॉइंट है पीसीबी जलने की सूरत में वारंटी काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड अगर जल गया या कोई मेजर ब्लास्ट हो गया, कई बार होता है, जिस तरह आपने देसी इन्वर्टर्स में देखा होगा, ये बात काफी कॉमन होती है कि कैपेसिटर फट जाते हैं या फिर आग लग जाती है अंदर। बेसिकली बाहर आग नहीं लगती, बट अंदर ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वो बोर्ड सारा ही जल जाता है। तो कंपनी कह रही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको उस सिचुएशन में क्लेम नहीं मिलेगा। खैर ये थोड़ी सी अलार्मिंग बात है। अच्छा,
फोर्थ इसमें हम देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वही वाली बात, आजकल लोग इसे खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, अगर इन्वर्टर की सील खुली होगी तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। ये जो इसके यहाँ पर ये एक स्टिकर है, इसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। एक तो ये उतरता नहीं है, ये खराब ही होता है, फटता ही है। तो अगर ये वाली डैमेज हुई तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम पांचवा पॉइंट देख लेते हैं कि इन्वर्टर सर्विस सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी सारिफ पर आयद होगी। अगर वारंटी कार्ड मुकम्मल तौर पर पूर्ण ना किया गया तो वारंटी काबिल कबूल नहीं है। तो ये कुछ शराइत जवाबित थी इस इन्वर्टर की। हर चीज के ना प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो इसी तरह से इसके जैसे इतने सारे मैंने आपको फायदे बताए ना, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, नुकसान तो नहीं कह सकते बट कह भी सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसानात की, जो कि आपकी नॉलेज में होने चाहिए। तो ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, हम सब जानते हैं साइन वेव है, लेकिन इसके अंदर दो इनपुट सोर्सेज हैं, जिस तरह के एक सोलर है और एक आपके पास वापडा है। अब इशू ये है कि अगर इन दोनों सोर्सेज में से कोई एक सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाए, लेट्स सपोज के आप एसीज वगैरह आपके चल रहे हैं, आपका हैवी लोड चल रहा है और आपने वापडा शेयरिंग दी हुई है, अचानक से बादल आ गए और वापडा चली गई और आपका लोड चल रहा है, ऑब्वियसली लोड तो वहीं पे रहेगा ना, लेकिन आपकी इनपुट कम हो जाएगी। तो उस सूरत में एक पॉसिबिलिटी है, 100% ऐसे केसेस में नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये चीजें हमने रिपोर्ट की हैं कि अचानक से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। आपका एसी चल रहा होता है तो वो डिम हो जाता है, आपकी लाइट्स डिम हो जाती हैं, फ्रिज डिम हो जाता है। इस केस में कई जगह पे हमने नोट किया तो कि फ्रिजेस और एसीज, क्योंकि ये आजकल इन्वर्टर है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो सड़ने का खतरा होता है। तो क्योंकि इसमें बैटरीज का ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए ये ऑब्वियसली जब एक सोर्स बंद हो जाएगा और दूसरे सोर्स पे वोल्टेज कम होंगे तो ऑब्वियसली आपकी चीजें जल सकती हैं। दूसरी खामी इस इन्वर्टर की मेरी नजर में ये है कि ये एक इसमें ऑन ग्रिड फंक्शन भी है। आप सब जानते हैं कि इसके अंदर हम नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें रिलेज बड़ी लगा देते हैं, मीन्स कि जिस तरह से आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में देखते हैं कि बड़े एक सिस्टम की रिलेज लगी होती है, इसमें वो चीजें नहीं है। इसमें बहुत छोटे साइज की रिलेज लगी हुई है और उनका नुकसान ही होता है कि आपको रिवर्स फीड के अंदर, आपके मीटर के अंदर रिवर्स लाइट आने का खतरा होता है, और कई केसेस में ऐसा होता है और कई केसेस में ऐसा नहीं होता। तो एक ये मसला है कि कई जगह पे रिवर्स लाइट भी नोट की गई है इसके अंदर, क्योंकि इसमें रिलेज कोई हैवी ड्यूटी नहीं लगी हुई, और इसमें करंट ट्रांसफार्मर का बेशक ऑप्शन है, लेकिन हर साइड पे सीटी हम नहीं लगाते। तो उसमें आपको सीटी लगानी पड़ेगी अगर आप नेट मीटरिंग भी करना चाहते हैं, नहीं तो आपको अब एक और इसमें मसला आएगा, उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो आपको नुकसान होगा ही होगा। अब वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटे साइज का इन्वर्टर है, इसके अंदर सिर्फ एक कूलिंग फैन है और बड़ा छोटा सा इसमें हीट सिंक लगा हुआ है। तो इसको आपने जब भी इंस्टॉल करना है, आपने इसको अपनी ममटी में या फिर अपने रूफ टॉप पे इंस्टॉल नहीं करना, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इस इन्वर्टर को आपने अपने नीचे गैरेज में या फिर किसी जिस तरह स्टेयर केस होता है उस जगह पे इंस्टॉल करना है जहां पर हवा की वेंटिलेशन भी हो। और इस जगह पे आप, बेहतर ये है कि उस जगह पे आप ब्रैकेट फैन लगाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको हीट डेसिपेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो अगर आप ये काम नहीं करते हैं और आप पैनल इसके साथ ज्यादा लगा देते हैं, देखें 8 7 6 पैनल के अंदर इशू नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर पैनल की जनरेशन, वोल्टेज जनरेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जहां पर सोलर जनरेशन ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तो वहां पर आपको केयर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ब्रैकेट फैन लाजमी लगाएं, क्योंकि इसके अंदर खुद से इतनी हीट अब्सॉर्ब करने, हीट डेसिपेट करने की एफिशिएंसी नहीं है। दूसरा ये है कि आपको इसके जो फिल्टर हैं, दोनों साइडों पे फिल्टर्स हैं, इनको आपने एक मंथ में आपने जरूरी 3 से 4 दफा साफ करना है, बल्कि कोशिश करें कि वीकली इसको साफ करें। ये गंदे होंगे, ये ब्लॉक होंगे, तो ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी भी डाउन होगी और इसके जलने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। अब एक और बात है जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ वही लोग इंस्टॉल करवाएं, ये बात मेरी याद रखिएगा अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, कि ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ वही लोग इंस्टॉल करवाएंगे जिनको पता है कि हमारा जो घर का लोड है वो मैक्सिमम 4000 3500 या 4200 के वॉट्स के अंदर रहेगा। जिनका लोड 4500 4200, मतलब कि 4000 4500 वॉट से ऊपर जाना है, उनको ये इन्वर्टर मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, ना ही ये वाला और ना ही क्रोनस का पीवी इन्वर्टर। वजह ये है कि इस इन्वर्टर के साथ आप अगर 4500 वॉट का से ज्यादा का लोड चलाते तो ऑब्वियसली आपने पैनल भी ज्यादा लगाए होंगे, 14 या 16। तो इस इन्वर्टर ने ऑब्वियसली ज्यादा देर चल चल के खराब होना ही होना है, उसमें इसमें आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे।
देखें, आपको पता है इनवेक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट, सोलिस 6 किलोवाट, इस तरह के इन्वर्टर्स को आप बखूबी जानते हैं। अब उन इन्वर्टर्स में कंपनीज पागल तो नहीं है कि इतना बड़ा साइज आपको दे रही हैं, इतने बड़े बड़े हीट सिंक्स आपको दे रही हैं। इवन के जो आप IP21 इन्वर्टर्स भी देख लें, नॉक्स देख लें, क्राउन देख लें, मैक्स पावर देख लें, इस तरह के जो इन्वर्टर है उनके अंदर भी डबल हीट सिंक्स लगे होते हैं, तीन तीन दो दो फैंस लगे होते हैं। मैं 6 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। तो वो किस वजह से हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि उन्हें पता है कि इस पे 12 से 14 पैनल लगने हैं और इसने लोड लेना है, हीट अप होना है, तभी वो लोड ज्यादा चला सकते हैं। इसके अंदर इस तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। इसमें 0.2 का एरर आ सकता है, 0.7 का एरर आ सकता है, ऑब्वियसली ओवरलोड का एरर है, ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होगा। 0.2 का एरर है, ऑब्वियसली वो भी रिकवर हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होगा। तो इसलिए आपने 4500 या 4000, मैं तो कहूंगा 4000, तो 4000 वॉट से ऊपर का लोड इस पे नहीं डालना। अगर आपको लगता है कि आपका लोड 4000 वॉट से एक्सीड करेगा, लेट सपोज कि आप चाहते हैं कि आपके घर का लोड उस 6000, 4500 से ऊपर चले, 6000 7000 वॉट, तो आप इस तरह के दो यूनिट्स लगा लें ना, लोड को डिवाइड कर लें, 3-3000 वॉट का लोड दोनों इन्वर्टर्स पे डाल दें, इसमें आपका ही फायदा है। इससे आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, कूल डाउन रहेगा, ज्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे। तो जी ये गैलेक्सी NVPV 9000 रिव्यूज का या इसकी टेस्टिंग का सबसे पहला पार्ट था। इसके बाद इसके 4 पार्ट्स और लाइनअप हैं, वो अपलोड होंगे जल्दी, विद इन अ डे और 2 डे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो उसमें इंफॉर्मेशन आपको इस इन्वर्टर के बारे में बताई गई है, आई एम प्रिटी श्योर कि वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने भी पूरी रिसर्च की है इसके ऊपर। और वो इन्वर्टर हमारी रियल टाइम टेस्टिंग पर बेस्ड है और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तो आप गैलेक्सी पीवी 9000 लगवाना चाहते हैं या फिर आप फ्रॉनस पीवी 9000 लगाना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ऑलमोस्ट सेम इन्वर्टर्स हैं, इसमें थोड़े से फीचर्स उससे ज्यादा हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे, जिसके अंदर हम दोनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, साइड टू साइड दोनों को रख के उन्हें ओपन भी करेंगे, उनका लोड टेस्ट भी करेंगे। मुकम्मल एक वीडियो आ रही है जिसके ऊपर हर तरह का आपका सवाल जो भी आपके माइंड में वो क्लियर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।